हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो लोड्स के ऊपर है। क्या है लोड, कितने टाइप्स का होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में स्टडी करना। अगर आप देखोगे आपकी रूटीन में, डेली लाइफ में जितने भी आप काम करते हो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका लोड का कंसेप्ट यूज़ होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे? आप पत्थर पे चल रहे हो, अपने घर पे, ऑफिस में टाइल्स लगी हुई हैं आपके फ्लोरिंग पे, राइट? पत्थर लगा हुआ है, वुडन फ्लोरिंग है, कितनी टाइप्स की फ्लोरिंग है जो भी लगी हुई है, आप उसके ऊपर चल रहे हो तो आपका वेट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो इट मीन्स कंपनी ने वो कंसीडर किया होगा कि भाई उसके ऊपर कोई चलेगा तो उसका लोड टाइल कैरी करने चाहिए। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन आपने पॉकेट में डाला, हल्का सा किसी ने मारा, वो टूट गया। तो इट मीन्स क्या है, कंपनी ने उसको कंसीडर किया है कि कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए मोबाइल की भी, ताकि वो बाहर का कोई लोड कैरी कर सके। आपका फ़ोन नीचे गिर गया, ऐसा नहीं कि वो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना। क्यों? क्योंकि वो लोड कैरी करता है, कुछ ना कुछ बाहर की कोई फोर्स आ रही है, बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, उसको कैरी कर रही है वो। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ में। आप अपना घर बना रहे हो, अपने ऑफिस बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक घर में कैपेसिटी है 5 लोगों के रहने की, एक बिल्डिंग में कैपेसिटी है 10 लोगों के रहने की, एक बिल्डिंग में कैपेसिटी है 500 लोगों के रहने की। तो इट मीन्स क्या है, सबकी लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम है? नहीं, नंबर ऑफ पीपल चेंज हो रहे हैं, पर्सनस चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ बॉडीज चेंज हो रही हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी तो चेंज होगी ना। तो इट मीन्स क्या है, कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करने से पहले, आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कराने से पहले इंजीनियर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, वो लोड कैलकुलेशन करता है कि भाई कितने लोग वहां पे आ सकते हैं और आपका जो घर है उन सारे लोगों का वेट कैरी कर सके। हर डेली रूटीन में, हर टाइप में, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोड का कंसेप्ट यूज होता ही होता है। तो क्या है ये कंसेप्ट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखेंगे लोड। लोड क्या है? लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। लोड एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, क्या है? सबसे पहले आपको बताऊं, लोड आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। कोई भी फोर्स आके एक्ट कर रही है, बाहर की फोर्स कोई भी बॉडी पे आके एक्ट कर रही है, वो क्या है? आपकी लोड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, राइट? मार्कर ये भी एक टाइप की बॉडी है। तो मार्कर के ऊपर अगर मैंने किसी टाइप से भी बाहर से फोर्स लगाई तो मार्कर के लिए क्या है? वो लोड है। जो बाहर से फोर्स आ रही है वो कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स। और जो मार्कर पे लग रही है उसके लिए वो बाहरी फोर्स क्या है? लोड। तो इट मीन्स क्या है, लोड इज नथिंग बट, लोड कुछ नहीं है, आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। किसी भी टाइप की एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो स्ट्रेट जा रही है, चाहे वो रोटेशन में है, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही है वर्टिकल पोजीशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, चाहे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट से लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट से राइट आ रही है, इनक्लाइंड है, किसी भी टाइप की बाहरी फोर्स जब किसी बॉडी पे लगती है तो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए वो क्या है? वो लोड है। एक बहुत अच्छी फनी एग्जांपल आपको बताता हूँ। कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने आपको मारा ही होगा बचपन में। तो आपके फादर ने, आपके पापा ने जब आपको मारा, स्लैप आपको लगाया, तो आपके फेस पे आके क्या लगा? वो बाहरी फोर्स थी, बाहरी फोर्स आपके फेस पे आके लगी। तो आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो लोड है। किसी दूसरे पर्सन ने आपको थप्पड़ मारा, उसके लिए वो फोर्स है, और आपके लिए वो क्या बन गया? लोड, क्योंकि आपके ऊपर वो एक्ट कर रही है। आपके लिए वो बाहरी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ गया? तो वो क्या है? आपका वो लोड है। So load is nothing but external force coming from any other body, coming from in any direction, etc etc. इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कभी भी नहीं होती, क्योंकि जब इंटरनल फोर्स आप कहोगे, इंटरनल फोर्स मतलब क्या है? ये बॉडी है, बॉडी के अंदर की फोर्स ऐसी होती है कोई? अंदर की फोर्स तो कोई भी नहीं होती। इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल फोर्स नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरनल जब हम बॉडी के अंदर की बात करते हैं तो वो बन जाता है प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर क्या है? वो है आपका स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। वो एक अलग कंसेप्ट है, फिर कभी अगली वीडियो में करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर क्या? एक्सटर्नल प्रेशर भी आ जाता है, इंटरनल प्रेशर भी आ जाता है, वो सारे क्या बन जाते हैं? आपके स्ट्रेस। जब आपका वर्ड प्रेशर बॉडी के साथ यूज हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंसेप्ट है, वो एक अलग वीडियो है, फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन इस केस में हम लोड की बात कर रहे हैं, तो लोड आपका क्या है? बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, एक छोटी सी और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी आपकी ए बॉडी है, ए बॉडी आपकी रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो कब ये मोशन में जाएगी? अपने आप तो मोशन में नहीं जाएगी। इट मीन्स कि जब इसके ऊपर किसी भी टाइप की बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर, तब कुछ चेंजेस आएंगे इसमें।
तब कुछ ना कुछ हलचल आएगी इसमें। तो वो क्या है आपकी, वो बाहरी फोर्स क्या है आपका, लोड। ठीक है, तो बाहरी फोर्स आई, क्या हुआ, रेस्ट में थी बॉडी, इसने अपनी पोजीशन स्टेट अपनी चेंज करी, वो मोशन में चली गई। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करें उसको रोकने के लिए। मान लो यही बॉडी आपकी मोशन में है इस डायरेक्शन में, कैसे रुकेगी ये बॉडी रुकेगी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो वो क्या हुई, है तो एक्सटर्नल फोर्स ही ना, तो क्या है आपकी, लोड। एक्सटर्नल कोई भी फोर्स है कैसे भी लग रही है बॉडी के ऊपर, वो उस बॉडी के लिए क्या बन गई, लोड। ठीक है, अब लोड को कैसे डोनेट करते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स की एक टर्म है, तो हर फिजिकल जो फिजिक्स में जितनी भी हम टर्म्स यूज करते हैं, चाहे वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर टर्म्स हैं, चाहे वो स्केलर टर्म्स हैं, हर टर्म का कोई ना कोई सिंबल होगा उसको जस्टिफाई करने के लिए, और हर टर्म की कोई कैसे भी करके कुछ ना कुछ यूनिट्स तो होंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कोई ना कोई यूनिट्स उसके होंगे। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं, सिंबल एंड यूनिट्स। सबसे पहले सिंबल, 90% केसेस में लोड को हम डिनोट करते हैं P से। ऐसा नहीं है कि लोड है L से स्टार्ट हो रहा है, L अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो L उसका सिंबल बन गया, राइट। इनके कुछ टर्म्स के जस्टिफाइड सिंबल्स होते हैं। लोड का जस्टिफाइड सिंबल है P। 90% बुक्स में आप फाइंड आउट करोगे जस्टिफाइड सिंबल लोड का क्या है, P, कैपिटल P। ठीक है, एक केस और भी आ जाता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा P ही यूज करना है लोड के लिए, बस जो भी आप सिंबल यूज करो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो आपको टर्म के साथ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये वो P है। तो अगर आपको कोई और सिंबल भी यूज करना है, लोड L से स्टार्ट हो रहा है, इसको इजी करने के लिए आप L भी यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको वो लिखना पड़ेगा, L इज द सिंबल ऑफ लोड जहां भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट हाँ कुछ जस्टिफाइड सिंबल्स हैं वो हम यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम बुक्स में आप वही फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये होगी बात सिंबल की। सेकंड बात क्या थी आपकी, सेकंड थी यूनिट्स के बारे में। अब लोड के यूनिट्स क्या हैं, देखो दो तरीके हैं यूनिट्स को याद रखने के। अब कितनी सारी फिजिक्स के टर्म्स हैं, लोड, मास, वेट, फोर्स, पता नहीं क्या क्या। अब इतने सारों के यूनिट्स तो याद करना बहुत टफ है, तो दो तरीके हैं आपके पास यूनिट्स याद करने के। पहला कि आप उसको एज इट इज क्राइम कर लो, जैसे हम हर पर्सन के नाम के साथ उसका सरनेम याद रख लेते हैं ना, वैसे ही फिजिक्स में हर टर्म के साथ उसका सरनेम मतलब उसके यूनिट्स याद रख लो, तो वो क्या होगी, क्रैमिंग। ठीक है, सेकंड वे क्या है कि आप उसका फॉर्मूला याद रखो, कोई भी टर्म है उसका फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट्स एज इट इज वैसे के वैसे बड़े इजीली वहीं पे विद इन 1 सेकंड निकाल लोगे। कैसे, अगर हम लोड्स की बात करें, क्योंकि लोड का कंसेप्ट चल रहा है, P क्या है, सिंबल ऑफ द लोड। सो इसके यूनिट्स मुझे फाइंड करने हैं। वैसे आपको बताऊं, सबसे पहले लोड के यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स। न्यूटन्स ये लोड्स के यूनिट्स हैं जिसको हम कैपिटल N के साथ डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूटन्स भी हो सकते हैं, किलो न्यूटन्स भी हो सकते हैं, मेगा न्यूटन्स, गीगा न्यूटन्स, ये अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं, बट यूनिट्स क्या हैं, सेम, न्यूटन्स। आपको ये तो आई एम श्योर पता ही होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। न्यूटन्स इसके यूनिट्स हैं। हम इनको जब न्यूटन्स के साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी वैल्यू, न्यूटन्स नहीं कह लो, ऐसे करो, किसी भी वैल्यू के साथ जब हम 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं न्यूटन्स, तो इन 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, किलो। 1000 का मतलब क्या होता है, किलो ना, तो 10⁻³ हम कट करके यहाँ पे हम के लगा देते हैं, किलो, तो क्या हो गया, ये वैल्यू वही रहेगी, ये बन गया किलो न्यूटन। और जब किसी भी सेम वैल्यू के साथ, मान लो यहाँ पे सेम ही वैल्यू है, कोई भी x वैल्यू लगा लो, ठीक है, अब x वैल्यू के साथ 10⁻³ नहीं 10⁻6 है, तो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब हो गया मेगा, m, तो हम इसको कट करके क्या लगाएंगे यहाँ पे, मेगा न्यूटन। तो मेगा का मीनिंग अंडरस्टूड होना चाहिए आपके माइंड में भी कि मेगा का मतलब है 10⁻6, चाहे तो आप 10⁻6 लिख लो, चाहे आप m मेगा लिख दो, एक ही बात। ऐसे ही 10⁻, चाहे तो आप 3 लिखो, चाहे आप उसको हटा के k किलो लिखो, एक ही बात है। सिमिलरली सेम वैल्यू है आपकी, मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम कर देते हैं 10⁻9, 10⁻9, तो 9 की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं गीगा, गीगा, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, तो वो बन गया गीगा न्यूटन, राइट। सो 10⁻ कट करके अगर आप G लिखेंगे गीगा, तो अंडरस्टूड है दूसरे पर्सन को भी कि G का मतलब है 10⁻9, ठीक है। बट आप दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 10⁻9 भी लिख रहे हो, यहाँ पे G भी लिख रहे हो, तो उस केस में क्या हो गया, 10⁻9 जो आपने लिखा वो प्लस ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया 10⁻,
9, जी का मतलब क्या है 10⁻⁹। तो आप दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमनली मिस्टेक हो जाती है। सिमिलरली यही 3 टाइप के आपके 4 टाइप के क्वांटिटीज हम मोस्टली यूज करते हैं। नॉर्मल, न्यूटन हो गया लोड्स के यूनिट्स, उसके साथ हम अगर 10⁻³ है तो किलो लग गया, 10⁻6 है तो मेगा लग गया, 10⁻9 है तो गीगा लग गया, राइट। ऐसे और भी टर्म्स आ जाती हैं, टेरा समथिंग समथिंग, 10⁻12, राइट। तो इतनी आगे तक जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये तो था आपको न्यूटन्स के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। अगर इसके साथ ही हम देखें कि न्यूटन्स आया कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी भी टर्म का फिजिक्स में तो आप उसके यूनिट्स बड़े इजीली निकाल सकते हो। कैसे? P क्या है आपका लोड, राइट। लोड क्या होता है? लोड मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है ना। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये होगी आपकी एक्सटर्नल फोर्स। अब फोर्स क्या होती है? चाहे फोर्स एक्सटर्नल है चाहे कोई भी है, बाहर से कहीं भी आ रही है तो फोर्स है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये आप आई एम श्योर आपको पता होगा। फोर्स होती है हमारी मास इनटू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, राइट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मास इनटू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे कोई भी बॉडी नीचे आती है, राइट। तो ये है आपका फोर्स का कंसेप्ट, फोर्स का फॉर्मूला। तो अगर आप देखोगे मास के यूनिट्स क्या हैं, वो होते हैं आपके केजी, किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन और ग्रेविटी। ग्रेविटी के यूनिट्स क्या हैं? ग्रेविटी के यूनिट्स होते हैं हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? वो आपका होता है न्यूटन। तो ये आपको ध्यान रखना है। या तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, पेपर्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूटन्स का मतलब क्या है, तो ऑप्शंस में अलग अलग आपकी वैल्यूज दी होती हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्सेट्रा। तो राइट ऑप्शन क्या है आपकी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको तब पता होगा अगर आपको टर्म का फॉर्मूला भी पता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा यूनिट्स के बारे में। सिंबल आपको पहले बता दिया, यूनिट्स क्या है लोड के, न्यूटन। तो कैसे याद रखने हैं वो भी आपको पता लग गया। आई एम श्योर अभी आपको पता लग गया होगा कि लोड क्या है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, उसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स को याद कैसे रखना है, और लोड का सिंबल क्या है, ठीक है। इसके बाद लोड कितने टाइप्स का है, टोटल आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है आपको। लोड की टोटल कैटेगरीज हैं, बहुत टाइप का लोड है, डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पे लग रहा है वो, किस कंडीशन में लग रहा है वो, कौन से ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कि आपके घरों में फ्लोरिंग हुई हुई है, पत्थर लगा हुआ है, राइट, टाइल्स लगी हुई हैं। तो कंपनी ने ऐसे ही टाइल्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया, पत्थर को मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने उसको फाइंड किया कि कौन सा पत्थर कितना लोड कैरी कर सकता है। आपका वेट क्या रहता है, आपका मास क्या रहता है। जनरली हम अगर एवरेज लेके चलें, जेंट्स का जो एवरेज मास रहता है वो 70 kg 80 kg तक, और लेडीज़ का 60 kg 50 kg तक। तो इट मीन्स कि एक टाइल पे अगर एक पर्सन के खड़े होने की कैपेसिटी है तो कंपनी ने ऑलरेडी उसको कंसीडर किया है कि भाई इस टाइल के ऊपर कम से कम एक पर्सन खड़ा हो सकता है। तो उसका पूरा वेट क्या हो गया, वो एक्सटर्नल फोर्स है ना, क्योंकि पर्सन खड़ा है पत्थर के ऊपर, टाइल के ऊपर, तो पर्सन का पूरा वेट, पूरा मास क्या है टाइल के लिए, वो लोड है, एक्सटर्नल फोर्स है जो उसके ऊपर आ रही है जबरदस्ती, ठीक है। तो लोड बन गया टाइल के लिए, पत्थर के लिए। तो कंपनी ने उसको कंसीडर किया कि भाई इतना लोड आएगा इस ऑब्जेक्ट, इस टाइल, इस पत्थर के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि इतना लोड आने के बाद वो टाइल टूट जाए। तो एटलीस्ट उतना लोड टाइल कैरी कर सके, तो उसी केस में उसको मैन्युफैक्चर किया गया। अब आपको थोड़ा रिलेट हो गया होगा कि कैसे लोड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोड की टर्म हम यूज़ करते हैं। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी पत्थर की, टाइल की। आप अपने घरों में जो भी काम करते हैं, आप चेयर पे बैठ रहे हो, आप चेयर पे बैठे हो, आपका पूरा वेट, पूरा मास चेयर के ऊपर आ गया। चेयर के लिए वो क्या एक्सटर्नल लोड बन गया ना। तो इट मीन्स क्या है, जब भी आप चेयर को बनाओगे एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एक पर्सन का लोड कैरी कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैठो और वो टूट जाए और आप सीधा नीचे, है ना। तो वो क्या है, वो कैलकुलेशन क्या है, वो लोड है। टेबल आपने बनाया, डाइनिंग टेबल हम घरों में यूज़ करते हैं, बेड हम घरों में यूज़ करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बेड पे बैठो और सीधा धर्म नीचे, तो वो आपका लोड कैरी कर सके। बेड पे हम अप्रोक्सीमेट 6 लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो बेड ऐसा होना चाहिए आपका, ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि वो 6 लोगों का लोड कैरी कर सके। तो कैलकुलेशन पहले होती है, उसके बाद चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हर चीज़ में आपके घर में, आपके डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हो, आप एक्टिवा पे बैठ रहे हो, 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, राइट। तो कंपनी ने ऐसे ही उसको बना के मार्केट में नहीं बेच दिया,
पहले उसने देखा कि भाई वो इतना लोड कैरी कर सकती है कि नहीं। एक्टिवा है, 2 लोगों का 3 लोगों का लोड कैरी कर सकती है कि नहीं। अब इतना ही नहीं, मान लो एक्टिवा में 2 लोगों की कैपेसिटी है। हमारे इंडिया में क्या है, जुगाड़ू लोग बैठे हैं, 2 की बजाय भाई बोलते हैं हम तो 4 बैठेंगे। तो ऐसा ना हो कि 4 लोग बैठे हो, एक्टिवा ही टूट जाए 2 हिस्सों में, आगे का टायर आगे निकल गया, पीछे का टायर वहीं खड़ा है। तो उस केस में क्या है, कंपनी को भी अपना मार्जिन लेके चलना पड़ता है। कैपेसिटी चाहे 2 की है, लेकिन 4 से 5 लोग वहां पे बैठ सकें, उतना लोड जो आपकी एक्टिवा है वो कैरी कर सके। ठीक है, तो ये लोड कैलकुलेशन है जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें। ठीक है, ये आपको पता लगा होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इस कंसेप्ट की, इसको समझने की। तो अब चलते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी की अपनी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम कैटेगरीज की बात करें, पहली कैटेगरी है एज पर द डिजाइन क्राइटेरिया। मान लो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हम डिजाइन कर रहे हैं, मोबाइल डिजाइन कर रहे हैं, कार को डिजाइन कर रहे हैं, 2 व्हीलर को डिजाइन कर रहे हैं, आप अपना घर डिजाइन कर रहे हैं, ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिजाइन करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किन सर्कमस्टांसिस पे हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। चेयर है एग्जांपल, चेयर की ली थी पहले, अभी भी ले लेते हैं। तो चेयर जब हम डिजाइन करेंगे उसका मतलब क्या है कि चेयर पे कितने टाइप के एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब लोड्स आ सकते हैं, कितना लोड आ सकता है, किस डायरेक्शन से आ सकता है। ऐसा ना हो कि आपने स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड कर दी, वर्टिकल डायरेक्शन में लोड आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो भी हम कंसीडर करते हैं कि कितनी डायरेक्शन से लोड आ सकता है। वो सारा कंसीडर करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद फिर हम डिजाइन करते हैं। अब आप कहोगे कि भाई चेयर को तो ऐसे डिजाइन नहीं करते, सीधा लक्कड़ उठाई, कील लगाई और काम हो गया, फेविकोल लगाया काम हो गया। वो छोटा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी एक एग्जांपल है। अब आप अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, जहाँ पे आप स्टोरीज में रहते हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, 10th फ्लोर, 20th फ्लोर, 15th फ्लोर, क्या वो ऐसी बन गई? नहीं, वो साइट पे, फील्ड पे बनने से पहले पूरी कैलकुलेशन की गई। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कहाँ से लोड आई, कितने लोगों का फोर्स वहाँ पे हो सकता है, मैक्सिमम कितने लोग वहाँ पे जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी कैलकुलेशन पहले हुई। वो कैलकुलेशन होने के बाद वो बिल्डिंग डिजाइन की गई। मतलब क्या है, पहली कैटेगरी का मतलब क्या है कि जब हम किसी बॉडी को डिजाइन करते हैं, किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, तो कौन कौन से टाइप की फोर्सेस, कौन कौन से टाइप के लोड्स हम काउंट करते हैं। ये तो होगी पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, एज पर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द मेंबर। मान लो लोड अब किसी मेंबर के ऊपर लग गया, ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर सपोज लोड लग गया। अब लगने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे कितने टाइप्स के लोड्स हैं जिनके कारण अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं, अलग अलग चेंजेस हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच मतलब खींचेंगे बाहर की तरफ, तो उसमें चेंजेस क्या आएंगी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। उसी के ऑपोजिट अगर आपके हाथ में स्पंज है, स्पंज को आप कंप्रेस करोगे तो वो भी तो आपने लोड ही लगाया ना, लेकिन उससे हुआ क्या, चेंजेस बिल्कुल ऑपोजिट हुए। पहले वाले केस में लेंथ इंक्रीज हो रही थी, दूसरे वाले केस में उसके जो साइज हैं वो कंप्रेस हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लोड्स अलग अलग है तो लोड ही, लेकिन टाइप अलग है, क्योंकि दोनों लोड्स के कारण जो चेंजेस थे वो अलग अलग हुए। तो उस केस को हम इसमें डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के लोड्स हैं, इसी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है एज पर द एक्शन ऑन द बॉडी। मान लो कोई भी बॉडी है, मार्कर है, मार्कर के ऊपर लोड कैसे लग रहा है, ऐसे सिंपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, मार्कर की लेंथ तो इतनी है ना। अब इतनी लेंथ में लोड तो कहीं भी लग सकता है, मैं अपनी फिंगर से अगर लोड लगाऊं तो वो यहां पे लग गया, तो लोड यहां पे इस पोर्शन पे लगा, मतलब इस पोर्शन पे लोड नहीं है। और कौन सा केस हो सकता है कि मैंने पूरे का पूरा अपना लोड लगा दिया मार्कर के ऊपर, अब इस केस में क्या हुआ, मार्कर के पूरी लेंथ पे पूरा लोड आ गया, तो ये एक अलग केस बन गया। ऐसे ही अलग अलग केसेस हम थर्ड कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है एज पर द डायरेक्शन, कि लोड किस डायरेक्शन से आ रहा है। सेम एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो आपकी ये बॉडी है, लोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी 2 तरह के लोड हो सकते हैं, टॉप टू बॉटम इन दिस डायरेक्शन, या फिर बॉटम टू टॉप टू अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों केसेस में डिफरेंस है। जब ऊपर से नीचे लोड लगेगा तो उसमें क्या हुआ, ग्रेविटी भी ऐड हो गई, है ना। जब नीचे से ऊपर लोड लगेगा तो क्या हो गया, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट है, तो दोनों केसेस में इफेक्ट अलग अलग होगा। और क्या हो सकता है, एज पर द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लोड हो सकता है राइट टू लेफ्ट एज इट इज, जैसे आपको दिखा रहा हूं मैं, या फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो ये भी एक टाइप का लोड है। अब वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अलावा
लोड इंक्लाइंड भी हो सकता है जिसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। इंक्लाइंड लोड पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो ये भी एक टाइप का लोड है। तो इस टाइप की अलग अलग कैटेगरीज हम इसमें टाइप्स इसमें फोर्थ कैटेगरी में डिस्कस करेंगे डायरेक्शन में। फिफ्थ कैटेगरी है आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस। अब लोड अगर बॉडी को टच कर रहा है तो वो कौन सा लोड हो गया। कुछ लोड्स ऐसे भी होते हैं जो बॉडी को टच किए बगैर उस पर एक्ट होते हैं, वो आप पहले सोचो कौन कौन से हैं और वो वीडियो के एंड में देखेंगे। एक चीज़ और है, वीडियो को बहुत लंबा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इतनी लंबी वीडियो मत बनाओ, तो वीडियोस को बहुत लंबा करने की बजाय, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है, तो एक ही वीडियो में कवर करने की बजाय, वीडियो को 2 घंटे की बनाने की बजाय हम इसको टुकड़ों में बना देंगे ताकि आपको भी ईजी हो जाए और थोड़ा सा हमें भी ईजी हो जाए बनाना, है ना। तो एक वीडियो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट की बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और उसके आप पार्ट्स आगे देखते रहना, ठीक है। तो फिफ्थ कैटेगरी क्या आती है, एज पर द कॉन्टैक्ट सरफेस। वो आपको खुद सोचना है, जब तक वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं कर देते, वो आप खुद सोचो कैसे, कौन से लोड्स हैं, कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो किसी भी बॉडी पे, बॉडी को टच किए बगैर, बॉडी की सरफेस को टच किए बगैर उस पर लगते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं बता दूंगा आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली कैटेगरी, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी जो एज पर द कॉन्टैक्ट सरफेस थी, वो आपको पहले ध्यान रखनी है कि क्या है। सोचो, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया कि बिना टच किए बॉडी को कौन कौन से लोड्स उस पर अप्लाई होते हैं, एक्ट होते हैं, ठीक है। तब तक आप सोचो, इतने हम बाकी कैटेगरीज टाइप्स लोड्स के डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, एज पर द डिज़ाइन क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे हाथ में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारा घर है, ऑफिस है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, फ्लाईओवर्स है, ब्रिजेस हैं, हमारे डैम्स, कैनॉल्स के जो साइड पे वो हम कंक्रीट की टेपिंग करते हैं, है ना। वो रोड्स आपकी बनती हैं, आजकल आपने देखा होगा कंक्रीट की रोड्स बनती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधा कंक्रीट बिछा दिया और व्हीकल्स उस पर दौड़ने स्टार्ट हो गए, है ना। तो अलग अलग जितने भी टाइप्स के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब पे एज पर द डिज़ाइन क्राइटेरिया कुछ टाइप्स के लोड्स हैं जिनकी हम कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई जो हम मेंबर, जो भी हम प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कितने कैपेसिटी की होनी चाहिए, वो कितने कैपेसिटी का लोड ले सकती है, वो सेफ होनी चाहिए, वो तब हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इनको मैं रेज कर देता हूँ, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एज पर द डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से लोड्स हम देखते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहला है डेड लोड, बहुत इंपॉर्टेंट है डेड लोड। डेड लोड का मतलब क्या है? डेड लोड मीन्स सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। अगर मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर का डेड लोड क्या है? इसका खुद का वेट, सेल्फ वेट मार्कर का, वो क्या है? डेड लोड। डेड लोड को हम परमानेंट लोड भी बोल देते हैं, क्योंकि मार्कर की ही अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अब जो मार्कर का लोड है, जो मार्कर का वेट है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा कभी, डिक्रीज नहीं होगा कभी। जो आपने चेयर बनाई है, घर पे डाइनिंग टेबल है, बेड है, बेड का सेल्फ वेट, खुद का वेट हमेशा सेम ही रहेगा। एक बार उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद उसका वेट सेम ही है ना। तो वो क्या है? सेल्फ वेट, डेड लोड, जो हमेशा सेम रहता है। इसीलिए हम डेड लोड को बोल देते हैं परमानेंट लोड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट लोड क्या होता है, तो वो कुछ नहीं, वो बॉडी का सेल्फ वेट होता है, जिसको डेड लोड बोलते हैं। कई बार हम इसको स्टेशनरी लोड भी बोल देते हैं, क्योंकि वो चेंज तो होता है नहीं, हमेशा सेम ही रहता है हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांसिस में। हम इसको स्टैटिक लोड भी बोल देते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? वही स्टेशनरी, कि एक बार जो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं हो रही उसके बाद। अगर मैं मार्कर के कैप की बात करूं, तो कैप का जो वेट है वो हमेशा सेम ही रहेगा ना, वो चेंज तो होगा ही नहीं, तो उसका सेल्फ लोड वही हुआ, सेल्फ वेट, तो उसी को हम बोल देते हैं डेड लोड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडी करना? फॉर एग्जाम्पल, हम बिल्डिंग की बात करते हैं, आपके घर की बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आप अपना घर बना रहे हो, उस घर में अलग अलग घर के पार्ट्स भी हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, जैसे कि कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, एटसेट्रा। तो वो कितना लोड कैरी कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? बहुत पहले तो ये है कि उनका खुद का सेल्फ वेट भी है। मान लो आपका कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपका बीम भी तो लगा हुआ है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बीम का जो सेल्फ वेट है वो कॉलम के लिए है तो एक्सटर्नल फोर्स ही, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, इसको पॉकेट में डाल लेते हैं। मान लो आपका ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के ऊपर आपका राइट हैंड ऐसे स्टेबल है, ठीक है, ऐसे आपने सेट करके रखा हुआ है।
अब है क्या, जो ऊपर का लोड है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे कि इसको हम ऐसे रख लेते हैं, अब ऐसे है, मार्क जो डस्टर है, डस्टर का लोड, इसका वेट इस हैंड पे आ रहा है, और इस हैंड से लोड कहाँ पे जा रहा है, इस वाले लेफ्ट हैंड पे। लेकिन एक चीज़ और भी है, सिर्फ डस्टर का लोड नहीं आ रहा, इस हैंड का जो सेल्फ वेट है वो भी तो इस वाले हैंड पे आ रहा है। इसलिए सेल्फ वेट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ वेट जो है, डेड लोड जो है, वो बॉडी का अपना वेट तो है, वो ओके है, लेकिन वो सेल्फ वेट किसी दूसरी बॉडी के लिए क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब लोड बन गया वो। ठीक है, तो इसलिए डेड लोड को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट लोड, स्टेशनरी लोड, स्टैटिक लोड। आई एम श्योर कि इसके बाद आप नहीं भूलेंगे कि डेड लोड क्या है। तो ये था डेड लोड के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइप है एज पर द डिज़ाइन क्राइटेरिया। किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट का सेल्फ वेट कितना होगा, है ना। एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी दिमाग में आ रही है मेरे, आप जब मोबाइल अपना बाय करते हो, आजकल मोबाइल्स का ट्रेंड है, स्मार्ट से स्मार्टफोन आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, राइट। तो जब भी आप अपना मोबाइल को बाय करने के लिए किसी शॉप पे जाते हो, जहाँ ऑनलाइन वेबसाइट्स चेक करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो उसमें आप मोबाइल्स के फीचर्स देखने के अलावा, मोबाइल्स का कैमरा देखने के अलावा कि कितने मेगापिक्सल है, मोबाइल्स की इंटरनल स्टोरेज देखने के अलावा आप ये भी चेक करते हैं कि मोबाइल का वेट कितना है ना। मोबाइल भारी है, लाइट वेट है, स्लिम है, कैसा है, तो वो क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उसका डेड लोड कितना है, उसका सेल्फ वेट कितना है। तो हो गया ना रिलेट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ वेट को स्टडी करना। अगर आप छोटे से मोबाइल के लिए सेल्फ वेट को चेक करते हैं, तो सोचो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए सेल्फ वेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हुआ आपका डेड लोड। डेड लोड डिस्कस करने के बाद अगला टाइप है हमारा एज पर द डिज़ाइन क्राइटेरिया ही लाइव लोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जितना डेड लोड इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको डेड लोड को स्टडी करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट, शायद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव लोड को स्टडी करना किसी भी प्रोडक्ट के लिए। चाहे वो आपकी घर की बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, आपकी कार है, आपकी बाइक है, कुछ भी है। कैसे। सेकेंड टाइप है लाइव लोड, जिसको हम इम्पोज्ड लोड भी बोल देते हैं। इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं लाइव लोड। नेम ही आपको आंसर दे रहा है, लाइव लोड। लाइव लोड मीन्स लोड कमिंग फ्रॉम द लिविंग बींग्स। लाइफ मतलब क्या है, लाइफ मतलब लाइफ, ठीक है। जितनी सारी लाइफ्स हैं उस प्रोडक्ट के आसपास, लाइफ मीन्स लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स आपके हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो लिविंग बींग्स से जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ आपकी बिल्डिंग के ऊपर लोड आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव लोड। मतलब क्या हुआ कि लिविंग बींग्स के द्वारा जो भी लोड आ रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए वो लोड क्या हुआ, वो हुआ लाइव लोड। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में बैठे हैं, रूम आपका कहाँ है, आपके घर में। घर क्या है, स्ट्रक्चर है एक, है ना। तो आप अपने घर पे घूम रहे हैं, बैठे हैं, वहाँ पे लेटे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में हैं तो आपका लोड क्या है उस घर के लिए, उस घर के लिए आपका लोड है लाइव लोड। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप घर के बाहर ही कहीं घूम रहे हैं, आप बेड पे बैठे हैं, मान लो बेड, आपका लोड बेड पे चला गया, बेड से लोड कहाँ जाएगा, आपके फ्लोरिंग में जाएगा ना, आपके एट द एंड तो बिल्डिंग में ही जाएगा। तो आपका लोड उस बिल्डिंग के लिए क्या हुआ, लाइव लोड। एक और एग्जांपल समझते हैं। चेयर है, आप चेयर्स के ऊपर बैठे हो, ठीक है। चेयर का खुद का वेट तो हो गया सेल्फ वेट, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, वो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप चेयर के ऊपर बैठे हो, तो चेयर के लिए आपका लोड क्या हो गया, वो बाहरी लोड है ना, वो बाहरी फोर्स है जो चेयर के ऊपर आ रही है। किससे आ रही है, वो एक लिविंग बींग से आ रही है, क्योंकि आप ह्यूमन बींग, एज ए ह्यूमन बींग आप बैठ रहे हो उसके ऊपर। तो वो क्या हुआ, वो लाइव लोड बन गया चेयर के लिए। डाइनिंग टेबल पे आप बैठ रहे हो, कोई आपका डॉगी आके बैठ रहा है, आपने पक्षी रखा हुआ है, पैरेट रखा हुआ है, तोता रखा हुआ है अपने घर पे, जो चाऊ 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 करता रहता है, वो आके बैठ गया डाइनिंग टेबल पे, ठीक है। उसका लोड क्या हुआ, उसका वेट क्या हुआ डाइनिंग टेबल के लिए, चेयर के लिए, लाइव लोड। समझ में आ गया। तो लाइव लोड क्या हुआ, जो लोड आ रहा है आपका ह्यूमन बीइंग्स से, लोड कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स। इस केस में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इसको इतना जरूरी क्यों है स्टडी करना। इसको इसलिए इतना जरूरी है स्टडी करना कि चेयर की एग्जांपल ली है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब कोई कंपनी चेयर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चेयर एक प्रोडक्ट है, उसको वुड्स को अलग अलग अरेंज करके, असेंबल करके, चाहे वो कील के साथ असेंबल कर रहे हैं, चाहे वो फेविकोल के साथ असेंबल कर रहे हैं, कैसे भी असेंबल करके चेयर एक स्ट्रक्चर है उसको बना दिया।
अब कंपनी ऐसे ही तो नहीं बनाएगी ना, उसको भी देखना है कि किस टाइप की वुड यूज़ करनी है, उसमें किस टाइप की मटेरियल यूज़ करना है ताकि वो लोड कैरी कर सके। उसके ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं। तो मैक्सिमम कैलकुलेशन करने के बाद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ की, इसलिए ये लाइव लोड इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, आप एक्टिवा के ऊपर बैठ रहे हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली थी, तो आप जब एक्टिवा के ऊपर बैठे हैं तो आपका लोड एक्टिवा के लिए क्या है, लाइव लोड है। अब 2 लोग बैठे हैं तब भी एक्टिवा आपकी चल रही है, सेफ है। 3 लोग बैठे हैं तब भी एक्टिवा आपकी चल रही है, सेफ है। इंडिया में अपने जुगाड़ू लोग हैं, मजे मारने वाले लोग हैं, 5-5 लोग आके बैठ जाते हैं बाइक के ऊपर। तो 5 लोगों का लोड जब बाइक के ऊपर, एक्टिवा के ऊपर आ रहा है, तो वो क्या है, एक्टिवा और बाइक के लिए वो लाइव लोड है ना। तो वो आपने कभी नोटिस किया ऐसा करते टाइम कि वो बाइक बड़े इजीली उस लोड को झेल रही है। इसका मतलब क्या है, बाइक के पास दिमाग नहीं है। जिस कंपनी ने वो बाइक बनाई है उसने वो कंसीडर किया है कि अगर 5 लोग बैठ जाए ना तो बाइक टूटे ना, वो उनका लोड कैरी कर सके। तो वो क्या है, लाइव लोड उस बाइक के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया लाइव लोड। अब एक वर्ड और भी है, इसी के साथ लिखा है मैंने, इम्पोज्ड लोड। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अब घरों में सिर्फ ह्यूमन बींग्स तो नहीं है, लिविंग बींग्स तो नहीं है। घरों में आपके फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, एसी लगा हुआ है दीवारों में, ठीक है, विंडो एसी है, सेपरेट एसी है, जो भी है, लेकिन लगे हुए हैं। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज लगा हुआ है आपके, डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स पड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप का फर्नीचर्स पड़ा हुआ है। तो फर्नीचर का लोड भी तो आ रहा है ना उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। तो वो कहाँ गया भाई? पहले क्या था, इन 2000 से पहले पहले और 1990s से पहले पहले हम सिर्फ लाइव लोड को कंसीडर करते थे, इम्पोज लोड को कंसीडर करते ही नहीं थे, जो कि फर्नीचर से आ रहा है। लेकिन अब उसको और एक्यूरेट कर दिया, कैलकुलेशंस को और एक्यूरेट कर दिया। और एक्यूरेट करके क्या किया हमने, फर्नीचर्स के लोड को भी इंक्लूड कर दिया। तो हुआ क्या, इम्पोज्ड लोड में हम लोड्स कमिंग फ्रॉम द लिविंग बींग्स वो तो ऐड करने ही है, प्लस लोड कमिंग फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स वो भी हम इंक्लूड करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगी, फर्नीचर आइटम ही हो गया ना। वो फर्नीचर आइटम घर में अपने आप तो नहीं आया, लेके कौन आया, ह्यूमन बीइंग ही लेके आया वहां पे। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो फर्नीचर है आपके घर में, जो भी नॉन लिविंग थिंग का लोड है, किसके कारण है, एक लिविंग बीइंग के कारण ही है, इसलिए उसको लिविंग बीइंग के साथ ही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज है, कैसे हम इसको इंक्लूड करते हैं, क्यों इम्पोज लोड और फर्नीचर्स को इंक्लूड करना जरूरी है। अब मान लो एक शॉप है, ठीक है, जहाँ शोरूम है, एक बड़ा सारा शोरूम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसकी, बेड की, जो आपके घरों में यूज करते हैं। एक शॉप है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सोफाज की। एक शॉप है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चेयर्स की। अगर आप तीनों को रिलेट करोगे, बेड का वेट ज़्यादा होता है, उसका भार ज़्यादा है, सोफा का वेट थोड़ा उससे कम होता है, चेयर का और भी कम होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि तीनों शॉप्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो तीनों को हम एक ही तरह डिज़ाइन करेंगे, नहीं। बेड का वेट ज़्यादा है तो हम उसको बेड के वेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। चेयर का वेट कम है और वहाँ पे चेयर का ही काम होना है, तो उसको हम चेयर्स के वेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। इट मीन्स क्या है कि जब हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ हम डेड लोड लाइव लोड ही डिस्कस नहीं करते, उस बिल्डिंग का पर्पज़ क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो था लाइव लोड। अब लाइव लोड को हम फ्लक्चुएटिंग लोड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं है। कैसे, आप अपने घर पे घूम रहे हो, मॉर्निंग 9 बजे आप अपने एक रूम में थे, 10 बजे आप लॉबी में आ गए, 11 बजे आप ड्राइंग रूम में चले गए, फिर रूम में आ गए, तो आप ऐसे घूम रहे हैं ना पूरे घर में। तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो लोड है, लिविंग बीइंग का जो लोड है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो कहीं कभी यहाँ पे है, कभी वहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है। तो क्या हुआ, वो फ्लक्चुएटिंग लोड है। चेयर पे आप सारा दिन तो नहीं बैठे रहेंगे ना, चेयर पे कभी बैठे हैं कभी नहीं बैठे, जब बैठे हैं तब आपका लोड पड़ रहा है उसके ऊपर लाइव लोड, जब आप नहीं बैठे हैं तो लोड नहीं पड़ रहा। तो इट मीन्स क्या है, डेड लोड तो आपका परमानेंट लोड है, लेकिन लाइव लोड आपका परमानेंट लोड बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका फ्लक्चुएटिंग लोड है, टेम्परेरी लोड है। जब एक्ट हुआ तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी है, लाइव लोड। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने स्टैटिक लोड डिस्कस किया, आपका डेड लोड, सेल्फ वेट। उसके बाद लाइव लोड डिस्कस किया, जिसको इम्पोज्ड लोड भी बोल देते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लाइव लोड की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो कि लोड आपका सिर्फ लिविंग बीइंग से आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इम्पोज्ड लोड की बात कर रहे हो
तब आपको कंसीडर करके चलना है, आपको ध्यान रखना है कि लोड आपका सिर्फ लिविंग बींग्स नहीं आ रहा, नॉन लिविंग थिंग्स से भी आ रहा है। याद है ना, फर्नीचर आइटम्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है आपका अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड तो आई एम श्योर सबको पता ही होगा क्या है अर्थक्वेक लोड आपका, इसको सीज्मिक लोड भी कह देते हैं। अर्थक्वेक लोड क्या है? ड्यू टू सीज्मिक एक्शन, ड्यू टू सीज्मिसिटी भी आप कह सकते हो, ड्यू टू सीज्मिक वेव्स। क्या है आपका अर्थक्वेक? अगर आपको समझाऊं हिंदी में तो भूचाल आ गया आपके एरिया में, आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम काफ़ी बार अलग अलग एरियाज में भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। नेपाल में जैसे आया था रिसेंटली, जैन फेब में आई थिंक, जितना मुझे याद है फेब के फर्स्ट वीक में, आपको याद होगा उसमें आया था। कहाँ पे आया था? ईरान में आया था ना, सीरिया में, सॉरी सीरिया में आया था भूकंप बहुत तेज, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत डेथ हुई है वहाँ पे, इंजर्ड हुए लोग, बहुत नुकसान हुआ। तो वो क्या था? वो भूकंप है, वो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक की एक वेव्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं, जिनको बोलते हैं सीज्मिक फोर्सेस। सीज्मिक फोर्सेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अर्थक्वेक लोड जो होता है वो होता है सीज्मिक फोर्सेस, जो धरती के अंदर हलचल, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से कुछ वेव्स उत्पन्न होती हैं, कुछ वेव्स पैदा होती हैं, और जब वो वेव्स धरती के अपने अर्थ के सरफेस पे आती हैं तो वो अर्थक्वेक बन जाता है। हमारे लिए वो अर्थक्वेक है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। इन वेव्स के कारण जब वेव्स सरफेस पे आती हैं तो कुछ ना कुछ हलचल होती है, कुछ डिफॉर्मेशन होती है। उन हलचल के कारण हमारी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है। वो क्या है? वो अर्थक्वेक है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का फोर्स है जो आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर लगता है। फ्लाईओवर्स बने हुए हैं आपके शहरों में, फ्लाईओवर्स पे लगते हैं, ठीक है। पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक आया और इलेक्ट्रिक पोल नीचे गिर गया। कैसे? जो इलेक्ट्रिक सिज्मिक वेव्स हैं, अर्थक्वेक की फोर्सेस हैं, वो इलेक्ट्रिक पोल पे अटैक करती हैं। तो वो क्या हुआ? पोल के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो फोर्स ने जैसे एक्सटर्नल फोर्स ने एक्ट किया तो क्या हो गया? उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए। तो वो क्या है? आपका अर्थक्वेक फोर्सेस, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अर्थक्वेक फोर्सेस जो है वो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं लेके आ सकता। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अगर आपने नोटिस किया हो, डेड लोड ये क्यों है? दिस डेड लोड ऑफ द प्रोडक्ट इज देयर ओनली ड्यू टू और बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वो डेड लोड किसके कारण है? ह्यूमन बीइंग के कारण है। लाइव लोड किसके कारण है? ह्यूमन बीइंग्स के कारण ही है। चाहे वो एनिमल्स हैं, चलो ये कह लो कि लिविंग बीइंग्स के कारण है, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक लोड कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिविंग बीइंग्स के कारण नहीं है। ये प्योरली नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक्टिविटी है। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक्टिविटी है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण कुछ वेव्स पैदा होती हैं जो धरती के सरफेस पे आके, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, राइट। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। उसके बाद आगे विंड लोड। विंड क्या है? आपकी हवा। तो बहुत तेज आपने देखा होगा, कभी तो आपके शहरों में हवा बिल्कुल भी नहीं होती, और कभी एकदम से हवा चलती है बहुत तेज कि भाई किसी को खड़ना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों की घरों की छत निकल जाती है, जो कच्चे घर होते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, वो उड़ जाती हैं। तो इतनी तेज भी हवा चलती है। तो अगर इतनी तेज हवा चलती है, वो किसी बिल्डिंग को अटैक तो करेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? विंड फोर्सेस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जब बिल्डिंग के ऊपर लगती हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है इसको भी कैरी करना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट की इन फोर्सेस में वो सेफ रहे। तो आपको वो भी कंसीडर करना है। अब विंड फोर्सेस जो हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह विंड सेम है। पंजाब में विंड कम होगी, कोस्टल एरिया में, समुद्री एरिया में विंड ज़्यादा होगी, है ना। वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है? स्नो लोड। स्नो क्या है? बर्फ। बर्फ का लोड कहाँ पे आएगा? बड़ा इजी, आप खुद गैस कर सकते हैं। अब राजस्थान में, अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया के बारे में हमें पता है कि इंडिया की टोपोग्राफी अलग अलग है। सारी तरह की टोपोग्राफी हमारी इंडिया में पाई जाती है, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो, चाहे वो हिली एरिया हो, ठीक है। अब स्नो जो है, स्नो लोड राजस्थान में तो नहीं आएगा। कहाँ आएगा? वो हिली एरिया में आएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू, जो भी हमारे हिली एरियाज हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, राइट। तो करना है क्या? स्नो लोड आपको कब डिस्कस करना है? जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ आपकी कोई ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चर हो रही है, चाहे आपकी वो बिल्डिंग है, घर है, ऑफिस है,
जब उस पर स्नो का लोड आ रहा है और जिस एरिया में पॉसिबल है कि स्नो का लोड आ सकता है वहां पे आप कंसीडर करते हैं स्नो लोड। ठीक है, बहुत बड़ा लोड है, ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है। हिली एरियाज के लिए स्नो लोड इज अ बिग थिंग। उसको कैलकुलेट किए बगैर हम उसको बिल्डिंग को डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको जैसे कि अर्थक्वेक लोड आपकी नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक्टिविटी है, सेम वे में विंड लोड भी आपकी नेचुरल एक्टिविटी है, वो किसी पर्सन या लिविंग बीइंग के कारण नहीं हो सकती। सेम चीज स्नो लोड, वो भी आपकी एक नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल फिनोमिना है, वो भी किसी पर्सन के कारण नहीं हो सकती। ठीक है, तो है क्या, डिजाइन एज पर द डिजाइन क्राइटेरिया टोटल 5 टाइप के लोड्स हैं। पहले 2 टाइप्स जो हैं वो ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स हैं और अगले 3 टाइप्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के कारण नहीं है, वो नेचुरल एक्टिविटीज हैं। इसीलिए जो लोड नेचुरल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग या उसी के द्वारा होती हैं, अर्थक्वेक, विंड लोड, स्नो लोड, उनको हम बोल देते हैं डायनामिक लोड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डायनामिक लोड क्या है, तो डायनामिक लोड और कुछ नहीं है, वो लोड है जो जिसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक्टिविटी के कारण वो लोड किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर एक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं डायनामिक लोड। कौन कौन से हैं, ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना कौन से लोड आ रहे हैं, अर्थक्वेक, विंड, स्नो, तो वो आपके हैं डायनामिक लोड्स। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली कैटेगरी एज पर द डिजाइन क्राइटेरिया। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी की जो फर्दर टाइप्स थी जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो अगली वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। तो जल्दी ही पार्ट 2 भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा और आप इसको अच्छे से डिस्कस करने के बाद, स्टडी करने के बाद पार्ट 2 जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग देख सकें कि लोड जो एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना वाइड कंसेप्ट है। लोग सोचते हैं कि छोटा कंसेप्ट है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, बहुत वाइड, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।